ग्लैडस्टोन। एक बार सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अभी जुड़े हैं, मजा आ रहा है तो लाइक करने में थोड़ा टाइम लगता है, जल्दी से एक बटन दबा दीजिए लाइक वाला, और सेशन को जितना ज्यादा हो सके शेयर भी कर दीजिएगा। चलो भैया, भारत के ग्लैडस्टोन के नाम से किसे जानते हैं गुरु, जल्दी बताओ। गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी या महात्मा गांधी, किसे बोलते हैं भारत का ग्लैडस्टोन? इसका सही उत्तर क्या होगा जी? इसका सही उत्तर होगा ए, गोपाल कृष्ण गोखले को बोलते हैं। और गोखले वही गोखले हैं जो कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार? एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष गोखले को बोलते हैं भैया, दादा भाई नौरोजी को नहीं बोलते। दादा भाई नौरोजी को नहीं बोलते, गोपाल कृष्ण गोखले को बोलते हैं भारत का ग्लैडस्टोन। हम जानते हैं इस बात को। चलिए, कांग्रेस का एक बार अध्यक्ष रहे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। कहां बने? वाराणसी में। वाराणसी या लिख सकते हैं बनारस, या लिख सकते हैं बनारस। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में 1905 में, कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में ही, एकदम नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1905 में ही इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाया। इंडिया सोसाइटी बनाया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने ही किया। इसके बाद इनकी एक पत्रिका का नाम था, इनकी एक पत्रिका थी जिसका नाम था सुधारक। इनकी एक मैगजीन थी, नवरत लीजिए। गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे कौन? एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे को गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु कहते हैं। एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 1905 के बनारस अधिवेशन में। 1905 में ही इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाया। इनकी पत्रिका का नाम था सुधारक। और याद कर लीजिए, ये वही गोखले हैं जिनको महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहते हैं। गांधी का राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोखले की मृत्यु कब हुआ? गोखले की मृत्यु हो गया 1915 में। गोखले की मृत्यु जिस साल गांधी जी अफ्रीका से भारत आए, उसी साल उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हो गया। गोपाल कृष्ण गोखले का निधन उसी साल हुआ जिस साल गांधी जी परमानेंट भारत आ गए। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी, लिख लीजिए, 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे गांधी। उसी साल 1915 में उनके गुरु जी का निधन हो गया। और गोपाल कृष्ण गोखले की पत्रिका का नाम सुधारक। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाया। जमीन रख लीजिएगा, बीवी आई है। और कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष रहे 1905 में ही बनारस में। और इनकी मैगजीन का नाम था सुधारक। ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और इनकी मृत्यु 1915 में हुआ। भारत के ग्लैडस्टोन। लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर, लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर और पंजाब केसरी कहते हैं। पंजाब केसरी और पंजाब का शेर लाला लाजपत राय। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले लाल बाल पाल में से, लाल बाल पाल अध्यक्ष बनने वाले एकमात्र व्यक्ति लाला लाजपत राय। दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं मिस्टर नैरो मेजोरिटी। दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है दो वृद्ध नेता, ग्रैंड ओल्ड मैन और मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से जानते हैं। और महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। और गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। गांधी को राष्ट्र की संज्ञा किसने दी? लिख लो, गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। और गांधी को महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। याद कर लीजिए, एक सवाल नहीं छूटना चाहिए, स्क्रीनशॉट जल्दी से याद कर लो। भारत का ग्लैडस्टोन गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष रहे 1905 में बनारस में। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाया। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही मैगजीन निकाला सुधारक। ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। जिस साल गांधी आए उसी साल इनका निधन हो गया। चलिए, दादा भाई नौरोजी को मिस्टर नैरो मेजोरिटी कहते हैं, मिस्टर नैरो मेजोरिटी और ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं। गांधी को महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने 1917 में कहा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। और गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। ये वही सुभाष चंद्र बोस हैं जिन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया, दिल्ली चलो, जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भैया, सुभाष चंद्र बोस ने 3 नारा दिए थे, जय हिंद दूसरा नारा, दिल्ली चलो तीसरा नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये वही सुभाष चंद्र बोस हैं जिनको रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक कहा। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। चलिए आगे आते हैं गुरु। इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कहा जाता है। इंडियन एसोसिएशन, अभी बताया हूं थोड़ी देर पहले, इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस के बनने से पहले कांग्रेस जैसी बड़ी संस्था कौन थी? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कौन थी? भैया जल्दी बताओ, उसकी स्थापना किस वर्ष की गई? भैया उसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे मानते हैं? परीक्षा में कई बार आया है। कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था इंडियन एसोसिएशन को कहा जाता था। इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना किया सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसकी स्थापना किया सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। और इसकी स्थापना, चारों ऑप्शन गलत है, 1876 में हुआ। इसकी स्थापना 1876 में हुआ। एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। आज पूरा आधुनिक भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा गुरु। चलो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन बनाया। इसे कांग्रेस का पूर्ववर्ती संस्था कहा जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में बता चुके हैं। ये भारत के दूसरे आईसीएस ऑफिसर थे। इनकी मैगजीन का नाम था बंगाली, जो अंग्रेजी भाषा में छपती थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1905 में कलकत्ता से बंगाल से स्वदेशी आंदोलन के नेता थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस के संविधान तैयार किए थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1895, 1902, 1895 में पुणे में, 1902 में अहमदाबाद में। चलिए आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। भारत को तलवार के दम पे जीता गया है और इसकी रक्षा तलवार के दम पे की जाएगी। किसने कहा कि भारत को तलवार के बल पे जीता गया है और भारत की रक्षा तलवार के दम पे
ये बात किसने कहा? लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जल्दी बताओ किसने कहा भारत की रक्षा तलवार के दम पे की गई है और इसकी सुरक्षा भी तलवार के दम पे की जाएगी? जल्दी उत्तर दो भैया। लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जल्दी बताओ किसने कहा भारत को तलवार के दम पे जीते हैं और इसकी रक्षा भी हम तलवार के दम पे करेंगे? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था कि भाई भारत की रक्षा तलवार के दम पे की गई है, इसकी रक्षा भी तलवार के दम पे की जाएगी। लॉर्ड कर्जन के बारे में बता चुका हूं। लॉर्ड वेलिंगटन, ये भाई इसके समय में सांप्रदायिक पंचायत आया था, सांप्रदायिक निर्णय, सांप्रदायिक पंचायत, कॉमनवेल्थ अवार्ड आया था इसके समय में। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कांत। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय प्रथम विश्व युद्ध कांत, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह की हड़ताल, रॉलेट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड और सहयोग आंदोलन की शुरुआत सब चेम्सफोर्ड के समय। चेम्सफोर्ड के समय क्या क्या हुआ? लिख लो। पहला काम प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा काम 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। तीसरा काम अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल हुआ 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह हुआ। 18 मार्च 1919 को इसी के समय रॉलेट एक्ट आया। इसी के समय जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ। इसी के समय 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ। इसी के समय राज्यों में, प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया। राज्यों में डायरकी, दोहरा शासन व्यवस्था चेम्सफोर्ड के समय लगाया गया। चलिए सवाल नहीं छूटना चाहिए। आगे आ जाओ गुरु, नेक्स्ट आ जाओ। गोपाल कृष्ण गोखले, नोट कर लो, कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष रहे? गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष रहे? एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। कैसा लग रहा है सेशन? एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइए। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष रहे, अभी बताया हूं। 1905 में वाराणसी में रहे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न पे आ जाओ। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी अभी तो बताया हूं, इसकी स्थापना 1905 में किसके द्वारा की गई? जल्दी बताओ। महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या चित्तरंजन दास? कब किया गया? जल्दी एक बार सेशन को लाइक कर दो, सेशन को लाइक कर दीजिए गुरु। चलो, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये बता चुका हूं, इसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले की पत्रिका का नाम था सुधारक। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैड स्टोन कहा जाता है। आगे आ जाओ। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान पारित किया गया? जल्दी बताओ, अगर गलती हुआ तो कनपट्टी तोड़ेंगे। जल्दी से बता दो गुरु भाई, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान पारित किया गया? कांग्रेस का संविधान कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? 1885, 86, 87 या 88? मैं बता दूं, कांग्रेस का 8 अधिवेशन। चुटकी में याद करवा देता हूं भाई। कांग्रेस, भारत का सबसे पश्चिमी भाग में कौन है? भारत के सबसे पश्चिम में कौन है? बंबई। अब पूरब में कौन है? कलकत्ता, एकदम अभी याद। और दक्षिण में कौन है? मद्रास। और उत्तर में कौन है? इलाहाबाद। इलाहाबाद एकदम एक बार में याद हो जाएगा। और यहां पर एक कर दो नागपुर, यहां पर कर दो नागपुर। तो भैया बंबई, कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में, तीसरा अधिवेशन मद्रास में, चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में, फिर पांचवा बंबई में, फिर छठा कलकत्ता में, और जो सातवां है वो नागपुर में, और आठवां इलाहाबाद में। एकदम याद हो गया क्रम से। बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। कांग्रेस के लगातार 8 अधिवेशन चुटकी में याद। कहां हुआ? बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बंबई, कलकत्ता, नागपुर, इलाहाबाद। कांग्रेस के 8 अधिवेशन क्रम से याद हो गया। बताओ, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बंबई, कलकत्ता, नागपुर, इलाहाबाद। भैया पहला अधिवेशन कब हुआ? 1885 में। दूसरा अधिवेशन कब हुआ? 1886 में। तीसरा कब हुआ? 1887 में। चौथा कब हुआ? 1888 में। फिर पांचवा कब हुआ? 1889 में। फिर छठा कब हुआ? 1890 में। सातवां कब हुआ? 1891 में। और आठवां कब हुआ? 1892 में। तो कांग्रेस के 8 अधिवेशन याद हो गए चुटकी में। बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बंबई, कलकत्ता, नागपुर, इलाहाबाद। याद हो गया। 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92। बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बंबई, कलकत्ता, नागपुर, इलाहाबाद। कांग्रेस का संविधान किसमें पारित किया गया? 1888 में। 1888 में कहा हुआ था जी? 1888 में हुआ इलाहाबाद में। कांग्रेस का संविधान 1888 में इलाहाबाद में पारित किया गया। और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। कांग्रेस का संविधान कब पारित किया गया? 1888 में जॉर्ज यूल, इलाहाबाद में। और कांग्रेस का संविधान किसने तैयार किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कांग्रेस का संविधान किसने बनाया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एक बार याद कर लीजिए, कांग्रेस का संविधान किसने बनाया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एकदम याद कर लीजिए। और कांग्रेस का संविधान कब लागू हुआ? 1888 में। कहां लागू हुआ? इलाहाबाद में। उसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। कांग्रेस के पहले ईसाई अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। आगे आ जाओ। कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास किसने लिखा? कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास किसने लिखा? याद रखिए, जीवन में आलसी लोगों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। प्लीज मेहनत करिए। 20 कौन कहता है तैयारी साल भर में होता है? मैं कहता हूं जो काम 20 दिन में हो जाता है साल में नहीं होता। अपने आप को पॉजिटिव करके अभी से भी कमरे में डाल दीजिए। मैं लिख के देता हूं, आपका रिजल्ट होगा। कई लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि सर एंजाइटी हो गया है, एंजाइटी हो गया है सर, क्या करें? अंदर से लग रहा है कि अब ना होगा। अरे एंजाइटी, फेंजाइटी, पेंडाइटी, ये सब अंग्रेजों का शब्द है, हटाइए। मन में करे, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। भैया एक दिन नहीं, 24 तारीख कामयाब होना है। 24 दिन कमरे में अपने आप को लॉक कर दीजिए। अरे बोलिए, मेरा ना होगा तो किसी का ना होगा। चलो भैया आगे आ जाओ। कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास
यानी ऑफिशियल हिस्ट्री किसने लिखा? पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास पट्टाभी सीतारमैया। महात्मा गांधी कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रहे? महात्मा गांधी कांग्रेस के कितनी बार, देखो ज्ञान से और ताकत से कभी लड़ाई नहीं जीती जाती। कौन कहता है बहुत ज्ञानी आदमी लड़ाई जीत जाता है? कोई ताकत से लड़ाई नहीं, बेयाक बातें हैं। लड़ाई विश्वास से जीता जाता है, हम कर लेंगे। दुष्यंत की पंक्ति बोला याद करो, नदी छोटी है और बोला इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। टकराना इंपॉर्टेंट है, एक बार विश्वास से टकराइए, लहरें तो अपने आप डर के नीचे हो जाएंगी। चलो भैया, महात्मा लड़ाई कभी ज्ञान से ताकत से नहीं जीता जाता, आपके कॉन्फिडेंस से लड़ाई जीता जाता है। और कॉन्फिडेंस बना के रखिए। महात्मा गांधी कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष रहे? एक बार अध्यक्ष रहे। कहा? बेलगांव कर्नाटक। बेलगांव में, ये कर्नाटक में है बेलगांव, कर्नाटक में 1924 में हुआ ही कि गांधी जी 1922 में जेल चले गए थे। भाई असहयोग आंदोलन के बाद 10 मार्च 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया, 12 फरवरी 1922 को, और उसके जस्ट एक महीने के बाद 10 मार्च 1922 को गांधी जी चले गए जेल। 6 साल के लिए उनको जेल में बंद कर दिया अंग्रेजों ने। लेकिन गांधी जी के पेट में हो गया अपेंडिक्स। अपेंडिक्स होने के बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों को लगा कि कहीं बूढ़ा मर गया तो और हंगामा क्रिएट हो जाएगा, तो जेल गए थे 6 साल के लिए, 22 से लेकर 28 तक के लिए। लेकिन 24 में जेल से छोड़ दिए गए, अपेंडिक्स के कारण उनको जेल से छोड़ दिया गया। जेल से छूटे तो सहानुभूति थी गांधी के बाप लोगों की, इसीलिए उस साल कांग्रेस का अधिवेशन जो 24 में बेलगांव में हुआ, गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। अगर गांधी जी की बात करें तो सुन लीजिए, 2 मिनट की बात है। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर जी करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई। 12 वर्ष की अवस्था में 1881 में इनका विवाह हुआ कस्तूरबा गांधी से। इनके 4 पुत्र का जन्म हुआ, मणिलाल, हरिलाल, रामदास, देवदास। गांधी जी के 5वें पुत्र यमुनालाल बजाज थे नहीं माना जाता है। यमुनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि भी दी गई थी। गांधी जी 1888 में विलायत यानी विदेश गए वकालत की पढ़ाई के लिए, लॉ की पढ़ाई के लिए। गांधी जी 1888 में लॉ की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। फिर 1892 में मां के निधन का समाचार मिला तो वापस भारत लौट आए। जब भारत लौटे तो उनके पिताजी के दोस्त थे दादा अब्दुल्ला, उनके केस लड़ने के लिए, चूंकि गांधी जी वकील हो चुके थे तो उनके केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए। लेकिन साउथ अफ्रीका जब गए तो अंग्रेजों ने उनसे पंगा ले लिया। और इन्हें पता था किससे पंगा लिए, इन्हें नहीं पता चला कि गांधी से पंगा लिए हैं। गांधी जी एक बार ट्रेन के फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे थे तो एक स्टेशन था पीटर मारिट्जबर्ग अफ्रीका का स्टेशन है। फर्स्ट क्लास से उनको अंग्रेजों ने बाहर फेंक दिया। तुम काले हो, तुम भारतीय हो, तुमको फर्स्ट क्लास में चलने का अधिकार कौन दे दिया? टिकट कटाए थे, लड़ गए, लेकिन कौन सुनता, उनको ट्रेन से फेंक दिया। गांधी जी बोले बेटा अभी तो हमको जानता कहां है, हम भारतों को आजादी दिलाएंगे और अफ्रीका को भी आजादी दिलाएंगे। अफ्रीका में उन्होंने रहने का मन बना लिया। 1894 में गांधी जी ने अफ्रीका में नेटाल इंडिया कांग्रेस बनाया। गांधी जी ने अफ्रीका से मैगजीन निकाली जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। उस मैगजीन का नाम था, उसके पहले संपादक थे मनसुख लाल नजर। गांधी जी ने 2 आश्रम बनवाए। पहला आश्रम था फिनिक्स आश्रम और दूसरा आश्रम था टॉल्स्टॉय आश्रम। गांधी जी इंग्लैंड से अफ्रीका रहे थे जहाज में बैठकर 1908 में। इंग्लैंड से अफ्रीका रहे थे, उस जहाज में ही उन्होंने एक किताब लिखा हिंद स्वराज। 1908 में इंग्लैंड से अफ्रीका आने के दौरान पानी के जहाज में ही उन्होंने किताब लिखा जिसका नाम था हिंद स्वराज किताब में ही गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को बांझ कहा, बेस्या कहा। बांझ और बेस्या क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने किस पुस्तक में अंग्रेजों को कहा? ये कहा हिंद स्वराज में। कब लिखी गई? 1908 में इंग्लैंड से अफ्रीका यात्रा के दौरान। गांधी जी अपने बैग एंड बैगेज 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आ गए। उसके बाद अप्रैल 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया। फरवरी 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल में भाग लिया। गांधी जी का भारत में पहला आमरण अनशन अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल में ही था 1918 में। 1918 में मार्च में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। 1919 में रोलेट सत्याग्रह हुआ। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ, उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी 6 साल के लिए जेल गए, पर पेट में अपेंडिक्स के कारण 1924 में जेल से छोड़ दिए गए। उसी साल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, एक बार मात्र बेलगांव में। उसके बाद गांधी जी 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च किए। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हुआ, उसके बाद गांधी अरविंद के बीच एक समझौता हुआ दिल्ली में, जिसको दिल्ली समझौता कहते हैं, 5 मार्च 1931 को। इसके बाद गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए। इसके बाद 1934 में गांधी जी ने राजनीति से संन्यास ले लिया। 1934 से 39 तक गांधी जी ने छुआछूत रचनात्मक कार्य किए। 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो और भरो का नारा दिया। 1946 में जब वो जेल से छूटे तो नोआखाली की पदयात्रा किए। उस दौरान गांधी जी के सचिव थे प्यारेलाल। गांधी जी को आजादी के बाद 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला मंदिर में गोली मार दी गई। ये पूरी गांधी कहानी थी। गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। कैसरे हिंद की उपाधि इसे जलियांवाला बाग कांड के बाद गांधी जी ने लौटा दिया था। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए एक सवाल नहीं छूटेगा, पूरी गांधी कंप्लीट। आगे आ जाओ। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रचार के लिए गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत किसने की? सेशन अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, ज्ञान वर्धन हो रहा है, लिख दीजिए। गांधी जी का पहला आमरण अनशन भारत में 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल में। और गांधी जी ने पहली बार भारत में जन भाषण 1916 में कहा दिया बनारस में। गांधी जी का पहला पीपुल स्पीच इंडिया में जन भाषण कहा हुआ? बनारस में 1916 में जब बीएचयू का स्थापना हो रहा था। चलिए महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए गणेश उत्सव, इसकी शुरुआत 1893 में। शिवाजी उत्सव, इसकी शुरुआत 1895 में। दोनों की शुरुआत तिलक ने किया। दोनों की शुरुआत किसने की? तिलक, लोकमान्य, इनको लोकमान्य भी बोलते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। ये वही तिलक हैं जिनको अशांति का दूत कहा गया। अशांति का दूत, तिलक को अशांति का दूत किसने कहा? तिलक को अशांति का दूत किसने कहा? तो वैलेंटाइन सिरोल। कई बार क्वेश्चन आता है, वैलेंटाइन
वेलेंटाइन सिरोल, वेलेंटाइन सिरोल लिख लो भैया। किसने कहा? गांधी जी को अशांति का दूत किसने कहा? वेलेंटाइन सिरोल ने कहा। और तिलक, ये वही तिलक हैं जिन्होंने 2 पत्रिका निकाला, एक का नाम था केसरी और दूसरे का नाम था मराठा। भाई तिलक की 2 मैगजीन थी, केसरी इसकी भाषा थी मराठी और मराठा इसकी भाषा थी अंग्रेजी। लिखो भैया, तिलक की 2 मैगजीन, तिलक की 2 पत्रिका, तिलक की 2 पत्रिका, केसरी और मराठा। केसरी मराठी भाषा में, मराठा अंग्रेजी भाषा में। याद कर लीजिए, तिलक वही तिलक हैं जो 1908 में जेल गए 6 साल के लिए। इनको म्यांमार के मांडले जेल रखा गया। 1908 से लेकर 1914 तक जेल में रहे। 1916 में इन्होंने पुणे से होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की और क्या कहा? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। 1916 में ही तिलक ने कहा, 1916 में ही तिलक ने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। 1916 में ही पुणे से इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की। तिलक के प्रयास से ही 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मिलन हो गया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच लखनऊ में मिलन हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। तिलक के प्रयास से ही हुआ। तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुआ। तिलक का डेथ कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को। और मैं बता दूं, तिलक ने 2 किताबें भी लिखी। एक किताब का नाम था गीता रस, इनकी दूसरी किताब का नाम था आर्थिक होम। तिलक के बारे में क्या पढ़े इन्होंने? 1893 में गणेश उत्सव की शुरुआत की, 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। इनकी 2 मैगजीन, केसरी और मराठा, केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में। इन्होंने 1908 में 6 साल के लिए म्यांमार के मांडले जेल भेजा गया। जब उस जेल में ये 1914 तक रहे, उसके बाद इन्होंने 2 किताबें लिखी, गीता रस और आर्थिक होम। 1916 में इन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया पुणे से। इन्होंने क्या बोला? स्वराज इज आवर बर्थ राइट, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हो गई। तिलक के प्रयास से ही क्या हुआ? तिलक के प्रयास से ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस की मुलाकात हो गई, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं 1916 में। और तिलक ने कहा था कि वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य साइबेरिया से आए हैं। चलिए आगे आ जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आ जाओ गुरु, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? वंदे मातरम कांग्रेस में पहली बार कब गाया गया? भाई वंदे मातरम ये लिया गया है आनंद मठ किताब से। आनंद मठ, वंदे मातरम आनंद मठ उपन्यास लिया गया है। आनंद मठ उपन्यास किस पर लिखा गया है? सन्यासी विद्रोह। आनंद मठ उपन्यास किस पर लिखा गया है? सन्यासी विद्रोह के ऊपर लिखा गया है। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ की भाषा क्या है? आनंद मठ की भाषा है बंगला। आनंद मठ की भाषा क्या है जी? बंगला। लेकिन वंदे मातरम की भाषा है संस्कृत। वंदे मातरम की भाषा संस्कृत। वंदे मातरम सन्यासी, वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का गीत बना। पूछा जाए वंदे मातरम किसका गीत बना? स्वदेशी आंदोलन का। पूछा जाए वंदे मातरम कहां से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर लिखी गई किताब है और आनंद मठ बंगला में लिखा गया और उसके अंदर जो वंदे मातरम है वो संस्कृत में लिखी गई। और मैं बता दूं कि जो वंदे मातरम है वो किसका गीत बना? स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख गीत बन गया। गुरु पहली बार गाया गया 1896 में। पहली बार गुरु जी लोग, आप लोग असली गुरु हैं, जो बीएड किया, रियल गुरु वही है। हम लोग तो नकली गुरु भैया, असली गुरु वही है जिसने ट्रेनिंग लिया है और आपके अंदर काबिलियत है, आप टीचर बन सकते हैं। 20 दिन कोई कुछ बोले, बोलना है बादशाह तो हम ही हैं, मेरा सिलेक्शन होगा। चलो गुरु, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया वंदे मातरम। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत कहते हैं, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, नेशनल एंथम जन गण मन, राष्ट्रगान जन गण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। कहां से लिया गया? आनंद मठ उपन्यास से। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। और वंदे मातरम की भाषा क्या है? संस्कृत। और लिख लीजिए, वंदे मातरम पहली बार 1896 में गाया गया, पहली बार जन गण मन 1911 में गाया गया और पहली बार झंडा गीत 1925 में गाया गया। झंडा गीत किसने लिखा? श्यामलाल गुप्त पार्षद, और पहली बार ये 1925 में गाया गया। चलो भैया याद कर लो, सवाल नहीं छूटने चाहिए। आगे आ जाओ, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया कांग्रेस में? जल्दी उत्तर दीजिए। स्वराज शब्द का कांग्रेस में प्रयोग पहली बार कब किया गया? एक बार सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को सभी लोग प्लीज लाइक दिस सेशन, मजा आ रहा है और चाहते हैं कि 22 अगस्त से लगातार इसी तरीके से आग लगा दें, इतने तरीके से पढ़ा दें कि सवाल ना छूटे। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। स्वराज शब्द देखो भैया, स्वराज शब्द एक शब्द है पूर्ण स्वराज, स्वराज शब्द एक शब्द है पूर्ण स्वराज। भैया स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग 1906 में किया गया था कलकत्ता में। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पता है दादा भाई नौरोजी इतने बूढ़े हो गए थे ना कि इनको सब खटिया पर टांग के ले आया था, चलिए अध्यक्ष बन जाइए। ऐसा लग रहा था कांग्रेस में टूट हो जाएगा, गरम दल बढ़ जाएंगे। तो 1906 में ये अध्यक्ष बनने लायक नहीं थे, फिर भी इनको टांग के सब ले आया। इसीलिए 1906 में जब दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने ना, तो खुद अपना भाषण नहीं पढ़ पाए, खड़ा होकर इतना बूढ़ा थे कि अपना भाषण नहीं पढ़ पाए। इनका भाषण कौन पढ़ा, भी क्वेश्चन आता है। 1906 में जब दादा भाई नौरोजी कलकत्ता में कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उस समय इनका भाषण कौन पढ़ा था? याद कर लीजिए, गोपाल कृष्ण गोखले। भाई दादा भाई नौरोजी 1906 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने, इनका अध्यक्षीय भाषण, इनका प्रेसिडेंशियल स्पीच किसने पढ़ा था? तो पढ़ा था कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी याद कर लीजिए। और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग इसी कांग्रेस सेशन में किया गया था। अगर पूछा जाए स्वराज शब्द का आविष्कार किसने किया, किसने इसको गढ़ा, स्वराज शब्द का आविष्कार किसने किया, तो इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसके बचपन का नाम था मूल शंकर भैया, मूल शंकर। पहली बार स्वराज शब्द किसने गढ़ा? दयानंद सरस्वती ने गढ़ा, याद कर लीजिए। और पूर्ण पहली बार कब दिया गया? 1929 में लाहौर में, जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल, एक ही तो भारत में लाल थे, जवाहरलाल
भारत में एक थे जवाहरलाल। तो जवाहरलाल नेहरू जब कांग्रेस अध्यक्ष थे 1929 में लाहौर में, लाहौर जो है ना वो रावी नदी के किनारे है, लाहौर रावी नदी के किनारे है, और रावी नदी के किनारे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1929 में लाहौर में। वहां पहली बार पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया, पूर्ण स्वराज पहली बार 1929 में, खाली स्वराज 1906 में। याद कर लीजिए स्वराज शब्द किसने दिया? तो भैया दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। 1929 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई, स्वराज की मांग 1906 में, पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में। लाहौर में सेशन हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बने थे 1929 में। और क्या मांगा गया? पूर्ण स्वराज। और क्या हुआ? पहली बार कांग्रेस में भारत का झंडा फहराया गया, पहली बार लिख लीजिए कांग्रेस में भारत का झंडा फहराया गया 1929 में। और पहली बार हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस में पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का निर्णय लिया गया कि हम लोग हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। इसका निर्णय भी 1929 में लाहौर में लिया गया। पहली बार कांग्रेस में झंडा फहराया गया, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और पूछा जाए पहली बार कांग्रेस में कब खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया? सभी कांग्रेसियों को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। कब? 1926 में, 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन, 1926 के गुवाहाटी 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन, नोट कर लो गुरु, 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगर। श्रीनिवास अयंगर लिख लो भैया। इसी समय पहली बार कांग्रेसियों को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया, कांग्रेसियों को पहली बार खादी पहनना अनिवार्य किया गया 1926 में। स्क्रीनशॉट ले लो भैया, क्योंकि तुम मेरे नाज हो, तुम मेरी ताकत हो, हम आपके बिना कुछ नहीं है, क्योंकि आप हैं इसलिए हमें। रजनीश कुमार का अस्तित्व है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपकी वजह से पूरी रात लाइव आना पड़ेगा, बिना खाए पिए तब भी आऊंगा, बुखार होगा तब भी आऊंगा, लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। ये मैं भावुक होकर बता रहा हूं। रिजल्ट एकमात्र लोग है आपका रिजल्ट। हम ये सुनना चाहते हैं कि सर आपका सेशन बड़ी फ्रूटफुल रहा। जिस दिन ये बोल देंगे आकर के ना हमारा सब सारा पेमेंट हो जाएगा। चलो गुरु आगे आ जाओ। राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष पहली बार कब चुने गए? राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष पहली बार कब चुने गए? ध्यान दो, राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार चुने गए, पहली बार 1934 में और दूसरी बार 1947 में। बने 3 बार। राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस अध्यक्ष बने 3 बार, लेकिन एक बार बने थे, कोई रिजाइन कर दिया था ना तो उसके जगह पर, लेकिन बाकी चुने गए 2 बार। 1934 के कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस अध्यक्ष थे, और 1947 के दिल्ली अधिवेशन में भी राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस अध्यक्ष थे। तो राजेंद्र प्रसाद कितनी बार चुने गए हैं? 2 बार। पहली बार पूछ रहा था आंसर होगा 1934। पहली बार राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए 1934 में बंबई में, और दूसरी बार 1947 में दिल्ली में। लेकिन राजेंद्र प्रसाद कुल 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे, 1939 में भी रहे, लेकिन 1939 में सुभाष चंद्र बोस रिजाइन कर दिए थे तो उनके जगह पर कुछ दिनों के लिए बनाए गए थे। 3 बार बने, लेकिन 2 बार चुन के बने और एक बार कोई रिजाइन कर दिया, सुभाष चंद्र बोस रिजाइन कर दिया, उनके जगह बने। ये वही राजेंद्र प्रसाद हैं, ये वही राजेंद्र प्रसाद हैं जो अंतरिम सरकार, भाई लिख लो, अंतरिम सरकार, आजादी से पहले एक सरकार बनी थी 2 सितंबर 1946 को, लिख लो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार में कृषि और खाद्य मंत्री थे। कृषि और खाद्य मंत्री लिख लीजिए भैया, राजेंद्र प्रसाद कृषि और खाद्य मंत्री थे। नोट कर लो, राजेंद्र प्रसाद कृषि और खाद्य मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अंतरिम सरकार में कृषि और खाद्य मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष बने, लेकिन चुने गए 2 बार। राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए। राजेंद्र प्रसाद पहली बार भारत के राष्ट्रपति कब बने? 24 जनवरी, रट लो डेट, 24 जनवरी 1950 को। सबसे ज्यादा समय तक, सबसे ज्यादा बार भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? राजेंद्र प्रसाद। वही राजेंद्र प्रसाद है जिनका जन्म बिहार के सिवान जिले के जीरादेई में हुआ था। बिहार के सिवान के जीरादेई में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न भी कहा जाता था। राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न मिला। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न भी कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ये भारत के राष्ट्रपति कब चुने गए? 24 जनवरी 1950 को। 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे और ये 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे। 2 बार चुने गए, एक बार रिजाइन करने के बाद कार्यकारी अध्यक्ष बने, और ये अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री थे। चलिए, इनका जन्म सिवान के जीरादेई में हुआ था। कभी जाइए, इनका घर में गया हूं। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो गुरु, आगे आ जाओ। सवाल छपेगा, अखबार बनेगा, इतिहास रचा जाएगा। अपने आप को बंद कीजिए कमरे में। चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग अधिकारी की हत्या। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्लेग अधिकारी जो था उसका नाम था एक का नाम था रैंड, एक का नाम था रैंड और दूसरे का नाम था आयर्स्ट। ये महादुष्ट लोग थे, इसीलिए मारे गए, इसीलिए इनको हत्या कर दिया गया। ये दोनों आए थे प्लेग दूर करने और आकर महिलाओं के साथ व्यभिचार करने लगे। और आप कोई आपके गांव में जाकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करे या बर्दाश्त करिएगा? ये दोनों दुष्ट आदमी ने आकर के पुणे में महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करने लगा। हमारे चापेकर बंधुओं ने, चापेकर बंधु में 2 भाई थे, एक का नाम था बालकृष्ण चापेकर और एक का नाम था दामोदर हरि चापेकर। बालकृष्ण चापेकर और दामोदर हरि चापेकर, इन दोनों दुष्टों की क्या कर दी? हत्या कर दी। और कहा जाता है कि यही वो घटना था जिससे क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। इसी घटना को क्रांतिकारी भारत में पूछा जाए क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? भारत में
क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है गुरु? आंसर हो जाएगा चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग अधिकारी की हत्या से। प्लेग अधिकारी रैंडाइस की हत्या कर दी। और पता है जब चापेकर बंधुओं ने इन दोनों दुष्टों की हत्या कर दी तो तिलक ने अपने मैगजीन केसरी में लिखा, तिलक ने अपनी पत्रिका केसरी में लिखा, जिस प्रकार शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी थी उसी प्रकार इन दोनों भाइयों ने प्लेग अधिकारियों की हत्या कर दी। जिस प्रकार शिवाजी ने अफजल खां की हत्या की थी वैसे इन दोनों भाइयों ने इन दोनों दुष्टों की हत्या कर दी। और इसी बात को लेकर तिलक बस इतना लिखे, इसी बात को लेकर तिलक को जेल जाना पड़ा। 4 साल के लिए तिलक जेल में रहे। काहे लिख दिए? एक तो मार दिया और लिख रहे कोई बात नहीं। 1897 में हुआ। चापेकर बंधुओं ने प्लेग अधिकारी रैंडाइस की हत्या कर दी। इस बात को लेकर इन दोनों भाइयों को फांसी दे दी गई। इस बात को लेकर इन दोनों भाइयों को फांसी दी गई और इस घटना को भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। एकदम रट लीजिए इस बात को और याद रखिए चापेकर बंधुओं ने क्या बनाया था? व्यायामशाला। क्या बनाया था? व्यायामशाला बनाया था। जिम सेंटर, एक जिम सेंटर खोला था। चापेकर बंधुओं ने एक जिम सेंटर खोला था। नाम खाली बोर्ड था जिम सेंटर। व्यायाम कर लोग नहीं आते थे, अंदर में बम बांधने का, कहां किस अंग्रेज को बम फेंकना है उसकी ट्रेनिंग होती थी। बाहर में जिम सेंटर इसलिए टंगा था ताकि कोई लोग शक न करे। बाहर में जिम सेंटर का बोर्ड लगा था कि जिम सेंटर है, व्यायामशाला है, आइए। अंदर में प्लान बनता था कल कहां फेंक देना है बम। भैया इसी जिम सेंटर का बाद में जब लोगों को शक हो गया, अंग्रेजों को शक हो गया यार यहाँ तो बम बनता है, इसी जिम सेंटर का नाम बदल के विनायक दामोदर सावरकर बीडी सावरकर ने 1899 में व्यायामशाला का नाम बदल के 1899 में व्यायामशाला का नाम बदल के कर दिया मित्र मेला। लेकिन भैया मित्र मेला व्यायामशाला पर जब अंग्रेजों को शक हुआ चापेकर बंधुओं को तो फांसी दे दी गई। किसके बाद? प्लेग अधिकारी की हत्या को लेकर दोनों को फांसी दी गई। तो जो चापेकर बंधु द्वारा जो बनाया गया था व्यायामशाला, किसने बनाया व्यायामशाला? चापेकर बंधु। जब इनको फांसी दे दी गई और व्यायामशाला पर शक हुआ तो इनके ही अनुयायी थे बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने उस व्यायामशाला का नाम बदल के 1899 में क्या कर दिया? मित्र मेला। और बाद में यही मित्र मेला 1904 में क्या बन गया? अभिनव भारत। यही मित्र मेला क्या बना? अभिनव भारत। लिख लो, अभिनव भारत लिख लो मेरे दोस्त। अभिनव भारत, अभिनव भारत की स्थापना बीडी सावरकर, मित्र मेला की स्थापना बीडी सावरकर। 1899 में मित्र मेला और 1899 मित्र मेला, 1904 में अभिनव भारत। 1904 व्यायामशाला। व्यायामशाला किसने बनाया? चापेकर बंधु। मित्र मेला किसने बनाया? बीडी सावरकर। 1899 मित्र मेला का नाम बदल के क्या बना दिया? अभिनव भारत। ये भी बीडी सावरकर 1904 में। चलिए रैंडाइस की हत्या, इसके बारे में कौन सी मैगजीन में तिलक ने लिखा? भी पूछता है। केसरी में। किसने लिखा? केसरी में। शिवाजी ने जिस प्रकार अफजल खां को मारा वैसे ही हमारे चापेकर बंधुओं ने प्लेग अधिकारियों को मार दिया। आगे आ जाओ। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई? 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके कहने पर इसकी स्थापना की गई? महात्मा गांधी एवं ह्यूम गोपाल कृष्ण गोखले। यानी पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? सभा। अच्छा तुम लोग जैसे पढ़ा रहा हूं मैं, आपको लगता है कि मॉडर्न से सवाल छूटेगा? अगर लगता है तो आ जाइए बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएस राज्य का सवाल बनाइए, किसी भी परीक्षा का, एसआई का, बीपीएससी का, कोई भी परीक्षा का बनाइए। अगर मॉडल से सवाल छूट जाए मेरे पढ़ाने के बाद तो मिल लीजिएगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, नहीं छूटेगा सवाल। और हम विद्यार्थी जी आपके लिए मेहनत करके आते हैं और कोशिश करते हैं। अगर मेरा विद्यार्थी मेरा सेठ अगर मेरा सेशन देख रहा है तो वहां जाके सवा सेठ का काम करके आए, सेठ बनकर काम न करके आए। हमारी ये कोशिश होती है। 85 में एओ ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक थे। एओ ह्यूम रहने वाले कहां थे? स्कॉटलैंड। रहने वाले कहां के थे? स्कॉटलैंड के थे। हमारी कोशिश यही है कि सवाल न छूटे। आप मेरे सवा सिर थे, सवा सिर हैं और सवा सिर रहेंगे। सवा सिर नहीं 2.5। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये तो प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ ये पूछ रहा है। कब और कहां हुआ जल्दी बताइए। आसान सा क्वेश्चन है। 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ। बंबई में कहां हुआ? बंबई में हुआ गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। आसान सा क्वेश्चन है। संस्कृत विद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। होना कहा था? पुणे में। होना था पुणे में, भी याद रखिएगा। कांग्रेस की स्थापना होना था पुणे में, पर हुआ कहां? बंबई में, क्योंकि पुणे में प्लेग फैल गया था तो डर गए लोग। अच्छा प्लेग जो है ना चूहे की बीमारी, लिख लीजिएगा। प्लेग चूहे की बीमारी है। चूहा को बिल्ली खाती है, अब बिल्ली दूध पी लेती है, वही दूध आदमी पी लेता है, फिर आदमी को प्लेग फैल जाता है। चलिए प्लेग बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। चलिए आगे आ जाओ। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता मैंने कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा डब्ल्यू सी बनर्जी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। और डब्ल्यू सी बनर्जी के बारे में बता दें, अभी आपको मैंने कहा कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। लेकिन अगर पूछा जाए ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी, पर हार गए थे। ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़ने वाले, लिख लो, ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो होगा डब्ल्यू सी बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। लेकिन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश संसद का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय पूछा जाए तो आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी। और ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय डब्ल्यू सी बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। याद कर लो, एक जी के तरासा जा रहा है आपके लिए, तरासा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? चलिए मजेदार, अभी सेशन में मजा आने वाला है, जाना मना है, क्योंकि आज के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से एक सवाल नहीं छूटेगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? भैया आर्य समाज, इसकी स्थापना हुआ 1875 में। 1875 में, नोट कर लीजिए। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के मोरबी में हुआ था। गुजरात के
मोरबी स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के मोरबी में हुआ था 1824 में। ये वही मोरबी, याद है दशहरा का समय चल रहा था पिछले साल, एक पुल था, हादसा का शिकार हो गया, 150 लोगों की मौत हो गई थी, याद है आप लोगों को? ये वही मोरबी है जहां एक पुल बना है, हैंगिंग ब्रिज, जहां शाम के समय उस पुल पर सेल्फी लेने के लिए इतने लोग जुट गए कि पुल लोड नहीं सा पाया। पुल पे कैपेसिटी जितनी थी, पैसा लेके टिकट वाला ने क्या कर लिया, ज्यादा लोग घुसा दिया, पूरा पुल गिर गया उस नदी में, 150 लोग तत्काल मर गए। ये वही मोरबी है जो पिछले साल दशहरा में लोग दुर्गा पूजा कर रहे थे, वहां हादसा हो गया। यही दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। मैं कोरिलेट इसलिए कर दिया कि हमेशा के लिए याद हो जाए मोरबी। और स्वामी दयानंद सरस्वती के जो बचपन का नाम था, बचपन का प्यार नहीं, बचपन का नाम था मूल शंकर। बचपन का नाम था क्या? मूल शंकर। इनके गुरु थे विरजानंद, इनके गुरु का नाम था विरजानंद, इनके गुरु थे विरजानंद। और इनको ज्ञान कहां मिला? इनको ज्ञान मिला मथुरा में। इनको ज्ञान कहां मिला? मथुरा में। और इनको ज्ञान मिला मथुरा में, इनके गुरु थे विरजानंद। बचपन का नाम मूल, हट लो, बचपन का नाम मूल शंकर, गुरु का नाम विरजानंद, ज्ञान मिला मथुरा में। इन्होंने 1862 में आगरा में एक झंडा फहराया, हिंदू धर्म के प्रचार के लिए एक झंडा फहराया। उस झंडा का नाम था अखंड खंडनी पताका। अखंड खंडनी पताका लिख लीजिए। अखंड खंडनी पताका कब फहराया गया? 1862 में। कहां फहराया गया? आगरा में। ये वही दयानंद सरस्वती हैं जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। ये वही दयानंद सरस्वती हैं जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, रिटर्न बैक टू वेदास। ये वही दयानंद सरस्वती हैं जिन्होंने शुद्धिकरण आंदोलन चलाया। हिंदू शुद्धिकरण आंदोलन। शुद्धिकरण आंदोलन में क्या था? शुद्धिकरण आंदोलन में क्या था जी? इस आंदोलन में था कि जो हिंदू मुसलमान बन गए हैं या ईसाई बन गए हैं, अंतिम ऑफर है भाई, जियो का एयरटेल का अंतिम ऑफर चल रहा है, वो फिर से हिंदू बन सकते हैं। भगवान रात में सपने में आए थे, वो बोले कि भैया गंगा जल लाओ, और जो हिंदू मुसलमान है फिर ईसाई या सिख बन गया है, उस पर फिर से गंगा जल छिड़कोगे तो हिंदू बन जाएगा। ये अंतिम मौका है, फिर बाद में ऑफर ना मिलेगा जी, बन जाइए। इसी को बोलते शुद्धिकरण आंदोलन। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? इन्होंने। 1875 में इन्होंने क्या किया? आर्य समाज की स्थापना की। स्क्रीनशॉट ले लो। बचपन का नाम मूल शंकर, गुरुजी विरजानंद, ज्ञान कहां मिला? मथुरा में। अखंड खंडनी पताका कहां फहराया गया? आगरा में 1862 में। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद। शुद्धिकरण आंदोलन किसने चलाया? दयानंद। ये वही दयानंद है जिन्होंने पहली बार स्वराज शब्द को गढ़ा। स्वराज शब्द किसने दिया? दयानंद। दयानंद की किताब का नाम, पुस्तक का नाम क्या था? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद की किताब का नाम सत्यार्थ प्रकाश, ये भी नोट कर लीजिए। दयानंद सरस्वती ने पहली बार ये बताया था कि आर्य वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य तिब्बत से आए थे। आर्य तिब्बत से आए, ये बात किसने कहा? दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द किसने दिया? दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसकी है? दयानंद सरस्वती। सारी बात याद कर लो, स्क्रीनशॉट। जन्म हुआ 1824 में गुजरात के मोरबी में, जहां पिछले साल पुल हादसा हुआ। इंडिया के लोग आदत न छूटेगा भैया, हाथ बदा के सब पुल पे चढ़ जाएगा, हाथ बदा के सब नाव पे चढ़ जाएगा। गंगा जी में पटना में देखे ही होंगे, कुछ दिन पहले, 4-5 साल पहले की बात है, हाजीपुर में सब गए थे मकर संक्रांति में, और नाव पे चढ़ गए सब, अंतिम में जल गया जैसे एकदम एक बार में घर से नावे पलट गया, 16-17 लोग डूब के मर गए। भैया कहीं भी जाइए, अरे जान रहेगी तो बहुत रोड पार करेंगे, सड़क पार करते हैं तो बता के पार कर। भैया जिंदगी में सड़क पार ही जाना है ना, जिंदगी पार थोड़ी जाना है। चलिए, हमें लाइफ को सेव करके चलना है। सेव योर लाइफ। लाइफ इज क्या? लाइफ इज प्रीशियस स्टोन। लाइफ जो है ना वो बहुमूल्य पत्थर के समान है। राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई? राजा राम मोहन राय, इनका जन्म 1772 में हुआ। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में कलकत्ता के राधानगर, बंगाल के कलकत्ता के राधानगर में हुआ। राधानगर में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय। मुगल शासक अकबर द्वितीय लिख लीजिए भैया। मुगल शासक अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय के नाम में क्या जोड़ा? राजा जोड़ा। ये वही राजा राम मोहन राय है जो समाज की स्थिति से बहुत दुखी थे। इन्होंने अपनी भाभी को अपने सामने जलता देखा। बड़े भाई मनमोहन, बड़े राजा राम मोहन राय के बड़े भाई थे मनमोहन, उनके मरने के बाद उनकी बीवी को सती के नाम पर जिंदा जला दिया गया। इससे इनका हृदय पिघल गया, यार किसी इंसान को जिंदा जलाया जाता है, ये कैसी प्रथा है? उस प्रथा को हटाने के लिए पहली बार 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा बनाया। आत्मीय सभा लिख लीजिए। राजा राम मोहन राय ने क्या बनाया? आत्मीय सभा। इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में योगदान दिया। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में योगदान दिया। हिंदू कॉलेज की स्थापना में 3 लोग शामिल थे, राजा राम मोहन रॉय, अलेक्जेंडर डफ और डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ और राजा राम मोहन रॉय, इन तीनों ने मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की। आज कलकत्ता के हिंदू कॉलेज को आज प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जानते हैं। इसी हिंदू कॉलेज का नाम बदल के अब कलकत्ता में क्या रख दिया गया? प्रेसिडेंसी कॉलेज, उसका नाम रख दिया गया। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय, अलेक्जेंडर डफ, डेविड हेयर ने की। उसके बाद 1825 में मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन्होंने किसकी स्थापना की? 1825 में वेदांत कॉलेज बनवाया। राजा राम मोहन रॉय ने वेदांत कॉलेज बनवाया। उसके बाद 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इनके ही प्रयास से 1829 में इनके ही प्रयास से सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। सती प्रथा का अंत हुआ किस धारा के तहत? ये भी पूछता है। सती प्रथा का अंत धारा 17 के अनुसार हुआ। सती प्रथा का अंत धारा 17 के अनुसार हुआ। राजा राम मोहन राय का प्रयास 1829 में। राजा राम मोहन राय के जो विचार था, उनके विचार को बोला जाता है केश्वरवाद। राजा राम मोहन राय के विचार क्या था? एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद मतलब भगवान एक है, भगवान एक है। मूर्ति पूजा का विरोध किया इन्होंने और कहा भगवान एक है, एकेश्वरवाद। रट लीजिएगा, कई बार परीक्षा में आया है। राजा राम मोहन राय के विचार क्या था? एकेश्वरवाद। राजा राम मोहन राय ने 2 किताबें लिखी। इनकी पहली किताब का नाम था एकेश्वरवादियों को उपहार। पहली किताब का नाम था
एकेश्वरवादियों को उपहार। इनकी दूसरी किताब का नाम था गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, सॉरी दूसरी किताब का नाम था प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। इनकी दूसरी किताब का नाम था प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। राजा राम मोहन रॉय से एक सवाल नहीं छूटेगा। राजा राम मोहन रॉय का जन्म 1772 में कलकत्ता के राधानगर में हुआ। इनको राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा बनवाया। 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज बनवाया। आज वही हिंदू कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना जाता है। 1825 में वेदांत कॉलेज बनवाया। 1828 में ब्रह्म समाज। इनके प्रयास से 1829 में सती प्रथा कांड धारा 17 के अनुसार हुआ। और इनके विचार को बोलते हैं मोनोथिस्ट, एकेश्वरवाद। इनकी किताब का नाम था एकेश्वरवादियों को उपहार, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। इनकी 2 किताबें थी, इनकी 2 मैगजीन भी थी। राजा राम मोहन राय की 2 पत्रिका, इनकी एक पत्रिका का नाम था, लिख लेना है, संवाद ए कौमुदी, और दूसरी पत्रिका का नाम था मिरातुल अखबार। इनकी 2 पत्रिका, राजा राम मोहन राय की 2 पत्रिका थी। पहली पत्रिका का नाम था संवाद ए कौमुदी, संवाद ए कौमुदी। इनकी पहली पत्रिका का नाम था संवाद ए कौमुदी, ये बंगला में था, बंगला भाषा में। इनकी दूसरी पत्रिका का नाम था मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार। राजा राम मोहन राय से अगर कोई सवाल आएगा तो नहीं छूटेगा। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में हो गया। 1833 में इनकी मृत्यु हो गई। भारत में नहीं हुआ, इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। इनकी मृत्यु कहां हुआ? ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुआ। और एकमात्र समाज सुधारक जिनका कब्र भारत में नहीं, भारत से बाहर। क्वेश्चन आता है, एकमात्र समाज सुधारक जिनका कब्र भारत में नहीं, भारत से बाहर है, अंग्रेज ब्रिस्टल में, वो राजा राम मोहन राय। इनका मृत्यु कब हुआ? 1833 में। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इतना ज्यादा और इससे ज्यादा आपको ना किसी किताब में मिलेगा और ना किसी मिलेगा। जुड़ जाइए, सेशन अच्छा लग रहा है तो मैं दिल से बोलता हूं लाइक करने, तो दिल से लाइक कर दिया करो। चलो भैया, लाइक मेरा मैं इसलिए करता हूं, लाइक जितना ज्यादा होता है मेरे अंदर एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि शायद बच्चों को समझ में आ रहा है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे आ जाओ गुरु। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कहानी सुनोगे तो भुलाओगे नहीं। जब ये हुआ था लॉर्ड लीटन के समय, ये हुआ था लॉर्ड लीटन के समय। मैं बता दूं कि जब लॉर्ड लीटन, कहानी सुन लो, लॉर्ड लीटन जब भारत का वायसराय था, उस जमाने में बंगाल में एक बड़ा अकाल पड़ा। 8 लाख लोग मरे, 8 लाख लोग मरे। कंकाल दिखता था पूरे बंगाल में, खाने को पैसे नहीं थे। लेकिन इधर ही दुष्ट आदमी लॉर्ड लीटन, जैसा नाम था वैसा काम भी था, इसने क्या किया? दिल्ली दरबार बुलाया। पहली बार भारत में दिल्ली दरबार किसने बुलाया? किस वायसराय, किस गवर्नर ने पहली बार भारत में दिल्ली दरबार बुलाया? लॉर्ड लीटन। कब बुलाया? 1877 में। लाखों रुपए उड़ाए, लाखों रुपए दिल्ली दरबार के नाम पर उड़ाया। उधर लोग मर रहे थे खाए बिना, ये आदमी दिल्ली दरबार कर रहा था। महारानी विक्टोरिया को बुलाया, अब बुला के उनको कैसे हिंद की उपाधि दी। कैसे हिंद का मतलब होता है हिंद की सम्राज्ञी, भारत की रानी की उपाधि दी। भारत की रानी की उपाधि पहली बार विक्टोरिया को कब मिला? 1877 में। रानी तो पहले बन गई थी, पर उपाधि कब दिया गया? 1877 में, लीटन के समय। 1877 में लीटन के समय जब पहली बार दिल्ली दरबार लगा, लाखों रुपए उड़ाए गए। उधर बंगाल में लोग मरे थे। अगले दिन अखबार में लिखा गया लीटन डॉग है, लीटन ब्लडी फूल है, लीटन को गालियां दी गई अखबारों में, लीटन दुष्ट है, डेविल है, क्या क्या नहीं लिखा गया। लीटन इस बात से गुस्सा हो गया कि हम उड़ाएं पैसा, तुम मरो, हमें क्या मतलब। लीटन गुस्सा हो गया और कहा कि आज के बाद कोई भी अखबार ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नहीं लिखेगा, मेरे खिलाफ नहीं लिखेगा, और कोई अखबार आज के बाद भारतीय में नहीं छपेगा। किसमें छपेगा? अंग्रेजी में छपेगा। काहे का दिया कि अगर अंग्रेजी में छापोगे, कुछ लिखोगे, किसी को समझ, डॉगी लिखो, ब्लडी फूल लिखो, हिंदी वाले को समझ में क्या लिख रहे हो भैया। इसी पूछा जा रहा है कि लॉर्ड लीटन ने ये कानून क्यों लाया था? इसके पीछे ही कारण था, उसकी शिकायत की गई, अखबारों में गाली दी गई, इसीलिए। कब लाया गया? 1878 में। और लिख लीजिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्यों आया, समझ में आया? गुस्सा में ला दिया। इस कानून में क्या था? इस कानून में था कि आज के बाद कोई भी अखबार अब भारतीय भाषा में नहीं बल्कि अंग्रेजी में छपेगा और कोई भी सरकार के खिलाफ नहीं लिखेगा। इसी को बोलते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और इस कानून के तहत प्रतिबंधित होने वाला पहला अखबार, इस कानून के तहत प्रतिबंधित होने वाला पहला अखबार, प्रतिबंधित होने वाला पहला अखबार, पहला अखबार बताओ जी। पहला अखबार सोम प्रकाश। सोम प्रकाश, सोम प्रकाश किसकी मैगजीन थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश पहला मैगजीन था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? 1878 में। दिल्ली दरबार कब हुआ था? दिल्ली दरबार 1877 में। पहली बार महारानी विक्टोरिया को कैसे हिंद की उपाधि दी गई, पहला दिल्ली दरबार बुलाया गया। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? 1878 में। इसके तहत प्रतिबंधित होने वाला पहला अखबार सोम प्रकाश। सोम प्रकाश किसकी मैगजीन थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और क्वेश्चन आता है, इस कानून के तहत डर के मारे रातों रात अपनी भाषा किसने बदल ली? रातों रात किसने भाषा बदल ली? डर के मारे बदल ली। उसका उत्तर होगा अमृत बाजार। अमृत बाजार लिख लो, ये भी अमृत बाजार पत्रिका। पूछा जाए डर के मारे अपनी भाषा किसने बदल लिया? अमृत बाजार। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंधित होने वाले पहला अखबार सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सेट में अपनी भाषा बदल लेने वाला अखबार डर के मारे अमृत बाजार। और कौन सी पत्रिका ने इस कानून को समर्थन किया? द पायनियर। भाई लिख लो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किसने किया? द पायनियर न्यूज़पेपर ने समर्थन किया। अमृत बाजार किसकी मैगजीन है? मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष। दो भाई थे, सहोदर भाई। मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष ने निकाला अमृत बाजार पत्रिका। डर के मारे भाषा बदल ली। कौन से अखबार थे जिस पर पहली बार प्रतिबंध लगा? सोम प्रकाश। और किसने इस कानून का समर्थन किया? द पायनियर। भूलना मत गुरु।